अपना लैपटॉप भी ले जाएगा और वहां बैठकर पढ़ेगा। इसका अर्थ ये है कि घर में वो सुविधा नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से वहां जाकर के बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। ऐसा लेकिन कभी हमारे अभिभावक नहीं कर सकते हैं। उनको चाहिए कि वो अपने घर में ही एक लर्निंग कॉर्नर बनाएं। अगर झोपड़ी है तो झोपड़ी में, मैं क्यों बता रहा हूँ, हम तो अपने पिताजी के साथ डॉक्टर साहब मरहा में रहते थे और वहां पर बहुत कम लोग मिलने जुलने आते थे। पिताजी को जो मिलता था, बाकी जिनको मिलना रहता था घर में रहते थे और वहीं पर पढ़ना उन्हीं के ही, बल्कि हम लोग लालटेन से पढ़ते थे, अपना मार्क्स वगैरह उन्हीं से लेकर के जलाना पढ़ना। तो सबसे पहले लर्निंग कॉर्नर का मतलब है कि पढ़ने का स्थान घर में जरूर होना चाहिए। छोटे स्तर से ही बच्चों को हमें लक्ष्योन्मुखी और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सजग बनाना पड़ेगा। उनके लिए लक्ष्य छोटे छोटे निर्धारित करना पड़ेगा। शुरू से ही करें। हम अपने बच्चे की, कोई भी बच्चा कमजोर, कहते हैं कोई प्रतिभाशाली है, कोई कमजोर है, होता है, लेकिन इतना अंतर नहीं होता है कि हम अपने बच्चे को किसी लक्ष्य तक न पहुंचा पाए। हो सकता है किसी के पिता डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, तो बच्चों में अपने पिता के कारण वो थोड़े थोड़े आ जाएंगे। लेकिन अगर दूसरे क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं तब भी जा सकते हैं और हमको सिर्फ निर्देशित करने की आवश्यकता है। बच्चे अपने ज्यादातर मैंने देखा, अगर एक वकील है, उनका भाई भी वकील है, लड़का है वो भी वकील हो गया, डॉक्टर है, उनके पिता डॉक्टर है, लड़का है वो भी डॉक्टर है, भाई है वो भी डॉक्टर है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा ही माहौल मिला, वैसा ही मुझे, मेरे घर में अगर किसी को शिक्षक बनाना हो तो आसानी से, मेरे घर में तो सब शिक्षक है, मैं शिक्षक हूँ, मेरी पत्नी शिक्षक है, मेरे बड़े भैया शिक्षक है, मेरे छोटा भाई है वो भी पीएचडी किया गणित से, वो भी शिक्षक है, मैंने अपनी बहन को भी। क्योंकि क्यों? क्योंकि मैं हूं, मैं देख रहा हूं, हमारी किताबें पढ़ रहे हैं, हमको देख रहे हैं और हमको डॉक्टर साहब उसी क्षेत्र में सुविधाजनक मिलता है, मैं निर्देशित भी उसी क्षेत्र में कर पाता हूं। तो सबसे पहले हमारे घर में, जैसे मैं एक रिश्तेदार के तौर पर जब मैं कभी रिश्तेदारी में जाता था तो जो जागरूक लोग रहते थे तुरंत ही अपने बच्चों को हमारे पास आकर बैठा देते थे। कभी कभी लगता था कि अब इनको हाल चाल लेने का समय है तो लाकर अपने बच्चों को हमारे पास बैठा दिए, चले थोड़ी देर इनको देखें। लेकिन फिर भी उनके कहने से, उनके आग्रह पर मैं उनको थोड़ी देर बताता था। तो कैरियर का मतलब है कि आप अपने बच्चे को हमेशा सही व्यक्तियों के संपर्क में रखें, उनको हमेशा निर्देशित रखें। जैसे ही वो बेसिक शिक्षा कक्षा 5 पास करता है, आप उनको कंपटीशन के क्षेत्र में लाइए, अपने जो अध्यापक हैं उनसे संपर्क करिए, या आपके समिति में भी बहुत से लोग हैं उनसे संपर्क करिए। कक्षा 5 में हमारा बच्चा है, भी वैसे ही संपर्क करिए। इसके बाद हमें कहाँ पर ले जाना चाहिए, कहाँ पर, क्योंकि पता नहीं रहता है, तमाम इंटरेस्ट निकलते हैं, तमाम छात्रवृत्ति। अभी डॉक्टर APJ कलाम का हमने एक बार पढ़ा था, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने अपनी पढ़ाई स्कॉलरशिप के माध्यम से, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बहुत तरह की स्कॉलरशिप आती है, आयोजन किया जाता है कि स्कॉलरशिप मिलेगी बच्चों को, वो वर्तमान मिलती है, स्टाफ भी मिलती है, उनमें वो अप्लाई करते थे क्योंकि पढ़ने में तेज थे और सही निर्देशन भी था, तो स्कॉलरशिप में उनका स्थान आ जाता था, स्कॉलरशिप प्राप्त करते थे, अपने रिसर्च के लिए और पढ़ाई के लिए उससे खर्चा निकालते थे। ऐसा कक्षा 5 से ही होता है। उसके बाद कक्षा 8 में जाते हैं, फिर अलग से जैसे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज है, इस तरह से तमाम परीक्षाएं स्कॉलरशिप के लिए आयोजित की जाती हैं। और विद्यालय में जो विद्या ज्ञान है, नवोदय कक्षा 5 से ही नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, लेकिन कब फॉर्म निकलता है, कैसे अप्लाई करना, कैसे तैयारी करना है, हम नहीं जान पाते हैं। कोई भी शिक्षक, कोई विद्यालय हो, अगर हम अपने बच्चे पे सजग रहेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपका कक्षा 5 के बाद कहीं पर अगर कोई निकलता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो हम अपने बच्चे को अप्लाई कराएंगे, आपने बताइए, तो वो बताएंगे। क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप का जमाना है, हर जगह पर लगभग आ जाता है। जो उन चीजों को देखते हैं, अगर हम रील देख लेंगे तो नहीं आएगा। मोबाइल भी हमारी बात को सुनता है, समझता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। जिस चीज के बारे में आप सर्च करेंगे फिर वही चीज वो भेजना शुरू कर देगा, वही कंटेंट आपके उसमें आएगा भी। अपने शिक्षक से मिलिए, और अगर नहीं मिल रहा है तो अंशों के लिए तो ये सुविधा है, हम लोगों से या हमारे समिति में जितने भी लोग हैं उनसे आप अपने बच्चे को जो कक्षा 3, 4, 5 जिस भी लेवल में रहे, आप भी संपर्क करते रहिए, आपको जानकारी दी जाएगी।
कि कौन सा फॉर्म निकला हुआ है, कौन सी स्कॉलरशिप का फॉर्म निकला हुआ है, या कहाँ पर आप एंट्रेंस दिलवाइए, तो चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे नवोदय विद्यालय, चाहे विद्या ज्ञान हो, बहुत ऐसी संस्थाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं जिनमें एडमिशन करा करके हम उनका करियर निखार सकते हैं। कक्षा 5 का सामान्य पढ़ाई होती है, सिर्फ उसको शिक्षा ग्रहण करनी है। उसके बाद आता है जो जूनियर लेवल का कक्षा 8 तक, अगर आप कहीं एंट्रेंस अच्छी जगह दिलवा दिए, सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जहां भी आपके नजदीकी जो विद्यालय हो जिनमें आप जाकर अपने बच्चे को आप एडमिशन दिला सकते हैं, लेकिन एंट्रेंस जरूर दिलाना चाहिए। मैंने नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस दिया था, मेरा नहीं हुआ उसमें, लेकिन मुझे सीख मिली कि मैं अगले आने वाली पीढ़ी को आप सबको किसी को भी बता सकूं कि कैसे तैयारी की जाए तो नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सकता है। आज तो मैं तो गारंटी लेता हूँ, कक्षा 3 से अगर कोई बच्चा हमारे पास आ जाए, नवोदय विद्यालय में उसका एडमिशन 100% हो जाए, क्योंकि वो तकनीक को समझ कैसे बच्चे को आगे उसमें निखारना है, कैसे ले जाना है। उसके बाद जूनियर लेवल में कक्षा 8 तक भी कोई साइंस आर्ट का वो प्रतिबंध नहीं रहता है, सामान्य पढ़ाई हर विषय बच्चा पढ़ता है, और उसमें हमको आकलन करना होता है कि हमारा बच्चा किस स्ट्रीम में आगे जा रहा है, उसके अंदर क्या प्रतिभा, क्या सुविधा आप दे पा रहे हैं, ये भी निर्भर करता है। आपके कुछ तो नैसर्गिक गुण जो पिता से प्राप्त होते हैं, जैसे किसी के पिता कवि हैं तो उसके बच्चे के अंदर नैसर्गिक गुण रहेगा, तो उसको भी आंकते हुए और अपनी क्षमता को भी आंकते हुए आप उसके लिए करियर की संभावनाएं कहां पर उसको एडमिशन कराना है, तभी आप शिक्षक हर जगह पर आपके काम है, शिक्षकों से ही संपर्क आप पाते रहिए। मैं जब इंटर कॉलेज में पढ़ाता था, बेसिक एजुकेशन प्राइमरी मैनेज पर मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाता था, मैंने अपने स्कूल के बच्चों से कहा कि जब आप लोग इंटर पास करना तो एडमिशन लेने के पहले एक बार हमारे पास चले जाना फॉर्म भरने से पहले, लेकिन वो लोग नहीं आए। जो लोग आए उन्होंने सही विषय का कॉम्बिनेशन चुना, हिंदी के साथ संस्कृत लेना है, इतिहास के साथ भूगोल लेना है, अंग्रेजी के साथ क्या लेना है, क्योंकि आने वाले समय में आपको चाहे पीसीएस की तैयारी करें, चाहे इंजीनियरिंग की तैयारी करें, चाहे शिक्षक की तैयारी करें, कॉम्बिनेशन माना जाता है। डॉक्टरी के कोर्स के लिए भी कॉम्बिनेशन माना जाता है, आपको बड़े होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब बच्चे गए शिक्षा साथ भूगोल लेके चले जाए, ठीक है, हिंदी के साथ जो है कोई और लेके चले जाए, बाद में जब ले लिए एक आध साल बाद मिले तो हमने उनसे पूछा, मिले नमस्ते किए, वहां कहाँ क्या हो, कौन से विषय लिए हो, बताइए ये लिए हैं। अब वहां पर देर हो चुकी होती है क्योंकि उनका फर्स्ट ईयर हो गया, अब तो वही ले गए, तो फिर वहां पर क्या कहा जाए, हमने उनको कहा भी कि अगर एक बार चले आते तो सही ना हो जाता आपका। तो इसलिए शिक्षक आपका हर जगह पर मदद करेगा, शिक्षकों से। अब यहाँ पर लगभग समझिए कम से कम 8 शिक्षक 10 शिक्षक मौजूद हैं। ये उम्मीद थी कि लगभग जो भी लाभान्वित होना चाहेंगे लोग आएंगे, अगर हम लोगों से भी जुड़ा, हम लोग अगर आप जैसे कहते हैं कि नमस्ते करके आप बहुत कुछ ले सकते हैं, अगर आप आते यहाँ पर जुड़ते, एक दूसरे का आदान प्रदान होता, कभी आवश्यकता पड़ती हम लोगों से पूछ भी सकते थे, लेकिन लोग अपने बच्चों के प्रति सिर्फ ये सोचते हैं कि हम फला स्कूल में एडमिशन करा दिए हैं, अब हमारा सब कुछ काम हो गया, हमारा बच्चा पढ़ने में तेज है, सब हो गया। लेकिन जब आप शिक्षक से नहीं जुड़ेंगे, नहीं जाएंगे, तो समय पर क्या चीज निकला है वो चीज छूट जाएगा। अभी मैं पूछूं यहाँ पर कितने लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए, कितने लोगों ने किसी भी स्कॉलरशिप या परीक्षा के लिए फॉर्म भरा, अप्लाई कराया? क्या आपके बच्चे कैसे 4-5 में या 8 में 10 में, ये सब नहीं है, लेकिन नहीं कराया गया, और फिर वही हाई स्कूल, वही इंटर, वही बीए होता रहेगा। जब बच्चा छोटी छोटी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करता है तो उसका हौसला इतना बढ़ जाता है कि जब वो जैसे ही किसी परीक्षा में बैठता है तुरंत ही उसमें सफलता अर्जित कर लेता है। मैं नवोदय विद्यालय की बात करूं, हमारे भैया है इसमें, वहां पर जब इंटरमीडिएट में बच्चा कक्षा 11 में जाता है तो उसको उसकी क्षमता के अनुसार, जैसे बायो में है तो उसको मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए एंट्रेंस होता है नीट का, उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने के लिए उसी तरह एक क्लास स्तर चलती है उनकी, जिस भी क्षेत्र में जाना सब अपना अलग अलग क्षेत्र में पढ़ाते हैं। कि हमारे स्कूल नवोदय विद्यालय से निकले हुए बच्चे जहां पर जाए तो किसी न किसी क्षेत्र में वो सफल हो, जब वो सफल होंगे तब फिर स्कूल का नाम होगा। ऐसे थोड़ी कि बीए पढ़ के घूम रहे हैं, इंटर पढ़ के घूम रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर अपनी क्षमता के हिसाब से अगर बच्चे का एंट्रेंस तमाम जगह दिलवाने पर आता है, कहीं का नाम तो ठीक है, अगर नहीं आता है तब भी उससे आपका नुकसान नहीं होगा,
असफलता हमें बताती है कि हमने सफलता के लिए ठीक से कोशिश नहीं किया और हमें अगली बार करना है, और इसके लिए जितनी बार देगा उसको सीख मिलेगी और धीरे धीरे वो उसमें सफल होता जाएगा। हमने नेट का एग्जाम दिया, कहीं कोचिंग नहीं किए, लेकिन हम चौथी बार में पास हो पाए, 3 बार फेल हुए, चौथी बार में पास हो गए। तो हर बार पास फेल होने के बावजूद आपके कुछ न कुछ प्रश्न के भंडार में, प्रश्नोत्तर में, ज्ञान में वृद्धि होती है और आप पास कर ले जाते हैं। अगर पहली बार पास हो तो अच्छी बात है। हाई स्कूल में एडमिशन लेते हैं फिर हम कहीं न कहीं, और हाई स्कूल में अब हमें स्ट्रीम चुननी होती है कि हम साइंस में जाएंगे कि आर्ट में जाएंगे, कि अब हम किस में जाएंगे। साइंस और आर्ट यहाँ पर 2 हो जाते हैं, क्योंकि अब आपके स्पेशलाइजेशन शुरू होता है। अभी तक आपकी सामान्य शिक्षा चल रही थी कक्षा 8 तक, अब आपको स्पेशलाइजेशन शुरू होता है। आप करेंगे क्या, यही चिंता होने लगता है कि आप क्या करेंगे भविष्य में। कक्षा 8 तक छोड़ दिए, तब तो जानते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, फिर धूप में जाकर के और कुछ भी करना पड़ सकता है। आप लिखा पढ़ी भी नहीं कर सकते हैं, कक्षा 8 तक पढ़े हुए तो भाई लिखा पढ़ी करेंगे, बहुत सामान्य से लिखा पढ़ी कर सकते हैं, तो जो घटाना बुरा बात। उसके बाद जब हम हाई स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हमें स्ट्रीम का ध्यान रखना होता है कि हम किस स्तर पर, किस लेवल में जाएंगे, आर्ट में जाएंगे, साइंस में जाएंगे। आजकल तो आर्ट का जमाना ही नहीं रहा, लोग आर्ट में प्रवेश लेते नहीं है, सब के सब साइंस में ही प्रवेश लेते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हम क्या हैं, कैसे हैं, लेकिन साइंस में, क्योंकि साइंस से आर्ट में जाया जा सकता है, लेकिन आर्ट से साइंस में नहीं जाया जा सकता है। इसलिए अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते हैं कि आप, साइंस भी एक कला है, कला में तो आप किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन प्रयास लोग यही करते हैं कि हम साइंस में रहें। अगर बच्चे की रुचि है, अगर विशेष कोई रुचि है तो बात अलग है, उसकी पहचान करके हम उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग प्रयास करते हैं कि हम साइंस स्ट्रीम में ही रहें। बच्चे को हाई स्कूल कराते हैं, हाई स्कूल में बच्चे को समय पर कक्षा 9 से ही, ये मत सोचिए कि आप हाई स्कूल में जाएगा तो हम, अब बहुत से घरों में क्या होता है, बच्चा लर्निंग कार्ड में नहीं है, बच्चे को पढ़ने की सुविधा उतनी नहीं मिल रही है। खुद जो है, बहुत से लोग हैं हमारे ही, मैं तो गरीब वर्ग की बात करता हूँ, विभिन्न चीजों पर खर्चा कर देंगे वो, लेकिन वो अपने बच्चे के एजुकेशन पर नहीं खर्चा करेंगे। तेल नहीं है, मान लीजिए कुछ भी नहीं है, लाइट नहीं है, एक चार्जिंग की लाइट नहीं खरीद सकते हैं, जो 4 बजे हमारे यहाँ लाइट चली जाती है। अब जब पढ़ने का समय हुआ तो लाइट चली गई, तो उसके लिए स्वयं भले ही आप अंधेरे में रह लीजिए, लेकिन बच्चे को चार्जिंग लाइट खरीद कर उसको दिया जाता है, छोटा सा पंखा दे देता है, चार्जिंग का पंखा देता है, उसको सुविधा मिलती रहे। हाई स्कूल जब पास करता है बच्चा तो फिर उसके पास ऑप्शन ये हो जाता है कि वो नौकरी के लिए भी धीरे धीरे तैयारी करता रहे। हाई स्कूल के बाद आप पुलिस, एसएससी, जीडी, इन सब चीजों में आप जाने की तैयारी कर सकते हैं। बहुत से लोग पहले तो हाई स्कूल पास करना मुश्किल होता था, हाई स्कूल पास करते थे तो अपना आर्मी में जाने की तैयारी करना शुरू कर देते थे। तो लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि आप हाई स्कूल के बाद ही आप अपना कैरियर की तलाश करना शुरू करिए, लेकिन लक्ष्योन्मुखी रहिए। हाई स्कूल के बाद फिर आपको और भी अधिक कठिन समय आता है, जब आप ये तय होता है कि अब हमें या इंजीनियर बनना है, या हमें मेडिकल लाइन में जाना है, या हमें टीचिंग लाइन में जाना है, या हमें वकील बनना है, या हमें जो कुछ भी बनना है, फिर वहीं से शुरू हो जाता है। हाई स्कूल के बाद सबसे कठिन समय होता है हाई स्कूल के बाद कि हम किस क्षेत्र में जाएं। यहाँ पर अपने टीचरों की सलाह लेना, काउंसलर से मिलना, बड़े बड़े जो विकसित देश हैं उनमें काउंसलर होते हैं। जब हाई स्कूल या इंटर बच्चा पास करता है तो हर स्तर पर उनको पढ़ाने के लिए, उनको सिखाने के लिए वो काउंसलर रहते हैं, वहां पर ले जाकर के अपना वो मार्क के हिसाब से बताते हैं। लेकिन अगर आप अपने शिक्षकों के संपर्क में रहेंगे तो आपको बताएंगे कि आपका बच्चा इस क्षेत्र में जाने लगा, क्योंकि वो साल भर उसको पढ़ाए रहते हैं, उनको पता रहता है कि आपका बच्चा किस क्षेत्र में जा सकता है। तो उनसे मिल करके अगर, और उसमें फिर पैसा भी देखना चाहिए कि हमारे पास कितना पैसा है। पैसा बहुत मायने रखता है, इसीलिए कहते हैं कि बच्चों के लिए जो जोड़ करके शुरू से रखा जाता है वो इसीलिए रखा जाता है अपना काट कपट कर, कि हम आगे आने वाले बच्चों को जो सही क्षेत्र में पैसे की जरूरत लगेगी तब हम उसमें लगाएंगे। अगर आप मान लीजिए अच्छी आपकी इनकम है
हम मान के चलते हैं कि अगर आप लगभग 45-50 हजार रुपए लगभग इनकम है, इसके ऊपर तब आप मेडिकल के क्षेत्र में या तो तैयारी भी करा सकते हैं। आप अगर बच्चा योग्य है तो नीट की तैयारी करा सकते हैं, लेकिन आजकल बिना कोचिंग के नीट का एग्जाम पास करना कितना भी प्रतिभाशाली बच्चा होगा बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक छात्र वो है जो कोटा में, राजस्थान में या कहीं पटना में, लखनऊ, इलाहाबाद बैठ कर तैयारी कर रहा है, उसको उसी हिसाब से माहौल मिल रहा है, किताबें मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। आपको बच्चा घर में पढ़ करके नीट की तैयारी को एंट्रेंस नहीं निकाल सकता। अब अगर लाखों में एक निकल गया तो उसकी हम वो तो समझिए अपवाद है, लेकिन नहीं कर सकता। तो आपको उस हिसाब से पैसा अगर आपके पास है तो आप कोटा, राजस्थान यहाँ पर भेज करके नीट की तैयारी करा सकें। यदि सफल होता है, यदि उसमें दोनों तरह से आपको तैयार रहना पड़ेगा। यदि उसका सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन होता है, क्योंकि बच्चे का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। अगर बच्चे ने तैयारी की, मान लीजिए उसका नीट में नहीं निकला, तो क्या आप मेडिकल में नहीं कराएंगे? अब उसको आप किस क्षेत्र में ले जाएंगे? वहां से असफल होने के बाद अब आप उसको किस क्षेत्र में ले जाएंगे? तो डॉक्टर साहब जानते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में बड़े कोर्स भी हैं और छोटे कोर्स भी हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा MBBS डॉक्टर बनकर के ही मेडिकल के क्षेत्र में सेवा दे। वो छोटे कोर्स करके बी फार्मा, डी फार्मा, ठीक है, इन सबको करके या कोई और कोर्स करके टेक्निकल क्षेत्र में जो रेडियोलॉजिस्ट हो गए, इन सब हो करके अपना करियर वो निखार सकता है। इसके लिए भी अच्छी संस्थाएं अगर एंट्रेंस देंगे, अच्छे कॉलेजों में एडमिशन होगा, आपको फीस नहीं लगेगी। तो एक ही एंट्रेंस नहीं दिलवाना है, वो मेडिकल के क्षेत्र में तमाम, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उस समय जब आप 11वीं में रहते हैं तभी से आप एंट्रेंस देना शुरू करिए। जब 11 में रहते हैं, 12 में रहते हैं, तभी आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। उस समय निकलता है टेक्निकल जो भी संस्थाएं हैं वो अपना निकालते हैं एंट्रेंस। और केवल यही नहीं, हर जगह अप्लाई करिए, कम से कम 10-12 जगह अप्लाई करेंगे तो होगा। अब इसमें भी अगर सरकारी में होता है, अगर आपका बच्चा प्रतिभाशाली है, आपने तैयारी कराया है, 11वीं के बाद से तैयारी कराया है, तो एंट्रेंस निकल जाएगा। अगर नहीं कराए हैं तब फिर उसके लिए फिर प्राइवेट संस्थाओं की ओर ही रुख करना पड़ेगा। आप प्राइवेट संस्था से भी आप बीटेक करा सकते हैं, उन्हें किसी पॉलिटेक्निक करा सकते हैं, आप ITI करा सकते हैं, या आप उसे अन्य किसी मैकेनिक के साथ में रहकर कहीं भी जैसी आपकी सुविधा हो। हमने देखा है बहुत से डिग्री वाले बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे के अंदर तो अभी आपकी AC खराब है कार की, आप बाबूगंज और यहाँ अंतिम में आप उसको नहीं ठीक करवा सकते हैं, आपको प्रतापगढ़ के लिए जाना पड़ेगा। जबकि उसकी योग्यता केवल हाई स्कूल पास है। जो रेडियो जो एयर कंडीशनर वाला कोर्स होता है मैकेनिक वाला, वो हाई स्कूल पास उसको कर सकता है। लेकिन अगर उसी काम को आपको कराना हो तो आपको प्रतापगढ़ के नीचे आपको मैकेनिक नहीं मिलेगा, आपकी AC अगर खराब हो जाए तो स्पेशलाइजेशन के लिए फिर उसको उसके साथ लगाना पड़ेगा। हमने देखा है जैसे डॉक्टरी के क्षेत्र में आपका पैसा नहीं है, किसी डॉक्टर के साथ आप लगा सकते हैं। हमने देखा है यही हमारे बंगाली डॉक्टर के यहाँ पे ही बहुत से लोग साथ में रहे, सीखे और कहीं जाकर के आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनके बराबर MBBS भी नहीं कमा रहे हैं। हमारे गांव के ही डॉक्टर अशोक यादव हैं, हम तो भाई पड़ोसी हैं, जहां देते हैं, उन्होंने मेहनत किया, यही बंगाली डॉक्टर के साथ में रहे और आज अमेठी में उनका नर्सिंग होम चला। अपने बेटे को उन्हें करा दिया, जो खुद नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कराया, क्योंकि वो जानते हैं कि एजुकेशन में डिग्री का महत्व क्या होता है। तो इस तरह से हम अपने आर्थिक क्षमता के हिसाब से कैरियर की संभावना हर क्षेत्र में है, सिर्फ उसको सही दिशा में आप लगाइए। ये देखिए कि हमारा बच्चा किसी भी गलत व्यक्ति के संपर्क में ना रहे, जो कि लक्ष्योन्मुखी नहीं है। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे आयोजन होते हैं, उसमें बहुत तरह के लोग रहते हैं, उनसे आप दूरी बना करके, जब स्वयं दूरी बना कर रखेंगे तो बच्चा भी अपने आप दूरी बना कर रखेगा। उसके बाद एजुकेशन के क्षेत्र में आप बच्चे को ले जाना चाहते हैं, इंटर के बाद सब इंटर की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आप उनको, या बच्चे की रुचि भी उसमें है, उसने ले रखा है इंटर में वो विषय, तो इंटर में विषय ले रखा है, तो उसी विषय को कॉम्बिनेशन बनाते हुए आप उनको ग्रेजुएशन में अच्छे कॉलेजों में एडमिशन कराइए। यहाँ पर कॉलेजों की कमी नहीं है, जब आप एडमिशन कराने जाते हैं ग्रेजुएशन में तो तमाम कॉलेज बहुत सारे हैं। अब आपको डिग्री केवल लेना है
या उसको सार्थक बनाना है, ये आपके बच्चे पर और आप पर निर्भर करता है। उसको एंट्रेंस दिलवाइए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराइए, थोड़ा खर्च करिए, मेहनत करिए, बच्चा बाहर ही रहे। अगर दूर कॉलेज मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा मेहनत करिए, उनके पास सामग्री भिजवाइए, बच्चा अगर संघर्षशील है उनको सिखाइए शुरू से ही, उनको आभास कराइए कि आपको आवश्यकता है, आप अगर नहीं आगे बढ़ेंगे तो फिर आप डूब जाएंगे, आपके ऊपर ये निर्भर है। तो बच्चा संघर्ष करेगा और उसको उसी के हिसाब से अपना एडमिशन लेकर के अपना पीसीएस वगैरह की तैयारी कर सकता है। अगर सफल होता है तब भी ठीक है, अगर असफल होता है तो आप उसके साथ ही साथ लॉ वगैरह की डिग्री भी ला सकते हैं, अपना वकालत करेगा जाकर, और उसमें भी अच्छी संस्था से और अच्छी सीख। हमने देखा है बहुत सारे वकील हैं, वकीलों की कमी नहीं। अभी यहाँ से प्रतापगढ़ तक आप देखें, सुबह बहुत लाइन लगी रहती है, लेकिन उसमें कितने लोग अच्छे कॉलेजों से डिग्री लेकर के और हमेशा अध्ययन करते रहते हैं।